हिंदी और उर्दू क्या वाकई अलग भाषाएं है या फिर सेम है? इंटरनेट पे एक्सपर्ट्स की माने तो हिंदी और उर्दू में कुछ फर्क नहीं है। मैं अंकल नहीं हूँ, मैं तेजा हूँ। तेजा तेजा? लेकिन तेजा के गाल पे तो मार्क है। मैं तेजा हूँ क्योंकि मेरा नाम भी तेजा है। तेजा मैं हूँ, सफेद राम हूँ। मैं तेजा हूँ यार। तेजा मैं हूँ, अबे तेजा मैं हूँ। और रिलीजियस स्कॉलर्स भी यही कहता है। हिंदी उर्दू अलग अलग जबानें नहीं है, टोपी ड्रामा है। आज हिंदी और उर्दू में फर्क समझ के उन दोनों का फासला दूर करता है। अगर आप एक हिंदी और एक उर्दू स्पीकर को आमने सामने लाओगे तो वो एक दूसरे की भाषा आसानी से समझ सकेंगे। बट डज दैट मीन कि दोनों भाषाएं एक है? दो और लैंग्वेजेस का एग्जांपल लेता है, असमीज और बंगाली। जरा ये देखिए। Assamese and Bengali almost it sounds similar only. Right. So except for a few. Except for a few alphabets you can say. Right. Yeah. The show sound. Yeah, sh. In Bengali it is said as sh. The Talibia sh, Mortinia sh, Ditya sh. And Assamese it is said as Talibia kho, Mortinia kho, and Ditya kho. तो आपने ये देखा कि असमीज और बंगाली दोनों एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं वो लार्ज एक्सटेंट। पर क्या इसका मतलब ये है कि दोनों भाषाएं एक है? आप कंपेयर करते हैं हिंदी और उर्दू को। अगर बेसिक नंबर से स्टार्ट करें 1 to 10 तो दोनों लैंग्वेज में ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और एग्जांपल्स देते हैं। गाड़ी इज गाड़ी इन बोथ द लैंग्वेजेस। पानी इज ऑल्सो पानी इन बोथ द लैंग्वेजेस। और एनिमल भी एनिमल है दोनों भाषाओं में। मानो उर्दू और हिंदी की बोली भाषा एक ही एंसेस्टर से पैदा हुई हो, पर अगर फॉर्मल वर्ड्स की बात करें तो मामला उल्टा पुल्टा हो जाता है। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं और उर्दू में मुरब्बा। डेमोक्रेसी को हिंदी में राजतंत्र या फिर लोकतंत्र कहते हैं और उर्दू में जमहूरियत। तो हिंदी और उर्दू इनफॉर्मली सिमिलर है पर फॉर्मल वे में काफी अलग अलग है। तो ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए इतिहास के पन्नों को खोजना पड़ेगा। गजलों की दास्तां में हिंदी की कहानी खोजनी होगी। आप तैयार हैं? तो जाते हैं एक अद्भुत सफर। Hindi is a national language of India and of Fiji, and Urdu is a national language of Islami Jamhuriyat Pakistan. हिंदी भाषा बोलने वाले 60 करोड़ लोग हैं और उर्दू ज़बान बोलने वाले 23 करोड़ लोग। हिंदी और उर्दू दोनों संस्कृत से डिराइव्ड है या फिर स्पेसिफिक बोला जाए तो शौर्य सैनिक प्राकृत भाषा से। ये सारी भाषा एक फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनको हम इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली बोलते हैं। शौर्य सैनिक प्राकृत संस्कृत की सिंप्लीफाइड वर्जन है। उस समय पे प्योर संस्कृत सिर्फ ब्राह्मणों और राजा महाराजा ही जानते थे। सामान्य जनता या फिर कॉमन मैन शौर्य सैनिक प्राकृत में बात करते थे, जो फिर से बताता हूँ संस्कृत की सिंप्लीफाइड वर्जन। और शौर्य सैनिक प्राकृत का कुछ निश्चित व्याकरण या फिर फिक्स ग्रामर नहीं था, इसलिए हर कोस पार पानी बदले ये हिंदी का मुहावरा आज भी सच है और उस टाइम पे भी सच था। 1000 AD में यानी कि 1000 साल पहले उर्दू और हिंदी दोनों भाषाएं नहीं थे। हिंदुस्तान में जो भाषाएं थी वो थी शौर्य सैनिक प्राकृत की अलग अलग वेरिएशंस, जो इवेंचुअली अपने आप में नई भाषाएं बन गए, जैसे कि कनौजी, ब्रज भाषा, अवधी, छत्तीसगढ़ी, खरी बोली एक्सेट्रा। इन सारे लैंग्वेजेस को हिंदवी कहा जाता था। मंत्री टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। और ये क्या, हिंदुस्तान पे काले बादल छाए हुए हैं? क्या ये युद्ध की चेतावनी है? साल 1000 AD के बाद हिंदुस्तान में एक नया मजहब आया और उसने 600 साल तक राज किया और हिंदुस्तान का पॉलिटिकल और रिलीजियस मैप परमानेंटली बदल गया। इंडिया में मुस्लिम्स का दबदबा बढ़ता गया। दिल्ली सुल्तनत ने 1347 में पर्शियन या फिर फारसी को हिंदुस्तान की ऑफिशियल भाषा घोषित कर दी। जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे, गैज़विड्स, खिलजी, बाबर और हुमायूं, ये अफगान या फिर टर्किक ओरिजिन के थे, तो ये पश्तो या फिर टर्किक भाषा ऑफिशियल भाषा इजीली बना सकते थे। पर उन्होंने ऑफिशियल भाषा बनाने के लिए फारसी या पर्शियन को चुना। ये इसलिए कि इस्लामिक वर्ल्ड में उस समय में पर्शियन को सबसे ज्यादा हाई लैंग्वेज माना जाता था, जिस तरह से आज इंग्लिश को माना जाता है।
सो मोस्ट मुस्लिम्स के लिए अरेबिक ये लैंग्वेज ऑफ रिलीजन थी और फारसी ये लैंग्वेज ऑफ क्लास। एक और कारण था कि सारे मुस्लिम रूलर्स, चाहे वो दिल्ली सुल्तनत हो या फिर मुगल हो, फारसी को फेवर करते थे। अरेबिक और पर्शियन दोनों मुस्लिम लैंग्वेज होने के बावजूद एक दूसरे से काफी अलग है। आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। ये है एक अरेबिक प्रेयर सॉन्ग। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अल्लाह अकबर छोड़ के आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, अनलेस आपको अरेबिक आती हो। अब ओल्ड ज़ोरास्ट्रियन या फिर पुरानी फारसी में प्रेयर सुनिए। Van keush das damne kosh yaut anam an keush mazdai shatrim chahuraya yendre gobyo dadat vastaren Hashem vohu vahishte masti ushta mai yatashahi vaishtai Hashem कुछ संस्कृत शब्द सुनाई दिए, एक और सुनिए। Yathahu verio Athartash Ashachit Jai Vangehush Dasdam Ningo Shozinam Angehush Mazdai Shatrim Cha। अगर आपको पूरी प्रेयर सुननी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा। बहुत सुंदर प्रेयर है और आपको संस्कृत के काफी शब्द सुनाई देंगे। आपको जान के ये शायद शौक लगेगा कि पुरानी फारसी भी इंडो आर्यन भाषा ही है जो संस्कृत से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। तो फारसी को ऑफिशियल भाषा बनने के कारण ये भी था कि हिंदवी बोलने वाले लोगों को फारसी थोड़ी बहुत समझ में आती थी। जैसे आज इंग्लिश एलिट लैंग्वेज मानी जाती है, उस समय पे फारसी का बहुत दबदबा था। और इसी समय ऐसे कोई पैदा हुए जिन्होंने भारतीय भाषा का पूरा चरित्र ही बदल डाला और उनका नाम था अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो की तारीफ कितना भी करे कम पड़ जाएगी। इनकी बदौलत हमें कव्वाली मिली और सितार भी, दोनों सेट्स ऑफ म्यूजिक जो मुस्लिम्स और हिंदूज में बहुत फेमस है रिस्पेक्टिवली। कव्वाली मुसलमानों में और सितार हिंदुओं में। उनका इस वीडियो पे इसलिए मेंशन किया है क्योंकि उन्होंने एक गजल तैयार की जिहान मिश्किल, जो एक काम करते हैं आप खुद सुन लीजिए। ज़हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया ज़हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया शबाने हिजरा दराज तू जुल्फ बरोज वसलत तू उम्र कोता बरोज वसलत तू उम्र कोता बरोज वसलत तू उम्र कोता सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ये गजल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस गजल में वो दर्शाया जो हिंदुस्तान में भाषाओं के साथ हो रहा था। एक लाइन फारसी में ज़हाल मिस्की मकुन तगाफुल और दूसरी ब्रज भाषा में। दुराए नैना बनाए बतिया। अमीर खुसरो चाहते थे कि ऐसे भाषा उभर आए जो मुसलमान और हिंदू दोनों को प्यारी लगे और उनकी सारी कविताएं थी उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए। अमीर खुसरो दक्षिण भारत की भक्ति मूवमेंट से भी बहुत इंस्पायर्ड थे। अमीर खुसरो जो खुद एक सूफी संत थे, वो मानते थे कि सारे इंसान भगवान या अल्लाह के बच्चे हैं। उनको भाषाओं से बहुत लगाव था। तुर्किक, पाश्तो और फारसी के अलावा वो अवधी, ब्रज भाषा और कनौजी भी जानते थे। हिंदी के शब्द और फारसी के लफ्ज मिला के एक कॉम्बिनेशन वाली भाषा अब हिंदुस्तान की आम आदमी में मशहूर होने लगी। 1740 में इस लैंग्वेज को ऑफिशियल दर्जा दिया गया और उसका नाम रखा रेखता। रेखता का लिटरल मीनिंग है स्कैटरिंग या मिश्रण। यहाँ तक आई गए तो सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और कमेंट करना डेफिनेटली मत भूलना। हम अब तक जो मैप आपको दिखा रहे थे वो नॉर्थ इंडिया का था, जैसे फारसी और हिंदवी भाषा कंबाइन करके रेखता बनी, वैसे ही सदर्न इंडिया में तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा, तुलु
एक्सेट्रा छोड़ के एक कॉमन लैंग्वेज थी जो मोस्ट सर्टन इंडियंस समझ सकते थे। उस लैंग्वेज का नाम था दखनी, और दखनी के शब्द और पर्शियन लफ्ज मिलाकर बनी रेखती। तो नॉर्थ इंडिया में रेखता और साउथ इंडिया में रेखती। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि यार हिंदी या उर्दू अब तक क्यों नहीं आई। बहुत ही जल्दी इनमें से एक भाषा का जन्म होने वाला है। रेखता और रेखती दोनों रिटन लैंग्वेजेस थे, लैंग्वेजेस जो रूलर्स यूज करते थे। उस समय की पोएटिक लिटरेचर लिखने के लिए रेखता ने काफी मदद की। पर जहां जहां हिंदूज और मुस्लिम्स का आमने सामने मिलना हुआ तो एक लिंक लैंग्वेज बनाने की जरूरत पड़ी। रेखता जो एक रिटन लैंग्वेज थी, उससे जन्म हुआ एक बोली भाषा का जो मुसलमान और हिंदू दोनों अच्छी तरह से समझते थे। तो यहाँ से एक नई जबान की पैदाइश हुई जिसका नाम था जबान ए उर्दू। उर्दू का नाम ऑफिशियल हुआ 1780 में। उससे पहले लोग इस भाषा को अलग अलग नाम से जानते थे, दहलवी, कौरवी और हिंदुस्तानी। और उर्दू जिसको हिंदुस्तानी भी बोलते हैं, दोनों भारत और पाकिस्तान की भाषा बन सकती थी। पर ऐसा एक दरार आया जिसकी वजह से मुसलमान और हिंदू दोनों नाखुश थे, और वो डिफरेंस था लिपि में या फिर स्क्रिप्ट में। आपको लगता होगा कि स्क्रिप्ट का डिफरेंस काफी मामूली है। अनलाइक बंगाली जहाँ पे दोनों वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश अलग धर्म के होने के बावजूद एक ही स्क्रिप्ट यूज करते हैं, कुटिल लिपि, इंडिया और पाकिस्तान के लिए ये एप्लीकेबल नहीं था। पंजाब दोनों देशों में, भारत में भी और पाकिस्तान में भी, जहाँ पाकिस्तानी पंजाब में लिखने के लिए शाहमुखी स्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है, इंडियन पंजाब में गुरुमुखी स्क्रिप्ट का प्रयोग होता है। वैसे ही उर्दू और देवनागरी में कुछ की डिफरेंसेस है। उर्दू में वॉवेल्स का कोई मतलब नहीं है विजुअली, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स होता है, और वॉवेल्स को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ये है प और ये है ल, दोनों कंबाइन करें तो काफी सारी वर्ड्स निकल सकता है, पल, पुल, पिल एक्सेट्रा। कंटेक्स्ट के हिसाब से वो शब्द जाने जाता है। एडिशनली ट, ठ, ढ, ण जो बेसिक्स है देवनागरी के, उर्दू में ये शब्द है ही नहीं। और जहाँ देवनागरी के बॉस वर्ड्स आते हैं जैसे कि त्र, क्ष, ण, ये तो उर्दू में बिल्कुल नहीं है। तो न्यूली फॉर्म्ड उर्दू भाषा का स्क्रिप्ट कौन सी हो, इस पे बहुत झगड़े हुए उस टाइम पे। हिंदू चाहते थे कि इस भाषा को देवनागरी में लिखा जाए, और मुस्लिम चाहते थे कि उर्दू का कलमा नस्तलिक स्टाइल ऑफ राइटिंग में हो। हिंदुस्तान की सबसे दो बड़ी कम्युनिटीज बट गई। उसी टाइम पे हिंदुस्तान में कुछ और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे थे। 19वीं सदी आते आते अंग्रेजों ने लगभग पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। 1837 में ब्रिटिशर्स ने इन शॉकिंग डेवलपमेंट हिंदुस्तान की ऑफिशियल भाषा फारसी से उर्दू कर दी। इससे मुस्लिम रूलर्स, एलीट और स्कॉलर्स बहुत नाराज हो गए। एक तरफ वो देख रहे थे कि उनकी प्रेस्टीज भाषा फारसी का तहस महस हो रहा है, और दूसरी तरफ वो देख रहे थे कि 300 साल तक चली मुगल रियासत दूर में मिलती हुई। इसलिए उस समय के मुस्लिम राइटर्स और स्कॉलर्स ने कुछ ऐसे लफ्ज लिखे अपने लिटरेचर में जो हिंदवी बोलने वाले लोगों की समझ से बाहर थे। यहाँ से शुरू हुआ उर्दू का पर्शियनाइजेशन और अरबाइजेशन। जो अब तक ये वीडियो देख रहे हैं उनके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि क्या जरूरत थी अंग्रेजी हुकूमत को उर्दू भाषा को अडॉप्ट करने की। क्या ये एक डिवाइड एंड रूल मैकेनिज्म था? क्या ब्रिटिश हिंदूज और मुसलमानों को बांटना चाहते थे? ब्रिटिश एम्पायर का उर्दू अडॉप्ट करने के पीछे कोई नेक सोच नहीं थी, बल्कि खुद की हुकूमत को मजबूत करने के लिए उन्होंने ये कदम लिया। 1787 में एक ब्रिटिश डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने पूरे इंडिया का सैर किया। उनका सफर उनको कोलकाता से लेके बॉम्बे तक लेके गया, और वो हिंदुस्तान पे और हिंदुस्तानी भाषा पे दिलहारा बैठे। अगले 12 साल तक उनका सफर उनको नॉर्थ इंडिया के कई सिटी जैसे कि अयोध्या, पटना, लखनऊ, दिल्ली और गाजीपुर लेके गया। 12 साल उत्तर भारत घूमने के बाद उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाके ये कहा कि अगर हिंदुस्तान में राज करना है तो हिंदुस्तान की भाषा जाननी होगी। तब तक ब्रिटिश ऑफिशियल्स को फारसी सिखाया जाता था, पर गिलक्रिस्ट ने कहा कि फारसी के साथ साथ हिंदुस्तानी या फिर उर्दू का भी इस्तेमाल किया जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ी संकोच में जरूर थी, पर जॉन गिलक्रिस्ट उस टाइम पे काफी मशहूर थे, तो उन्होंने गिलक्रिस्ट को कोलकाता में ये मुहिम स्टार्ट करने की अनुमति दी। जिस इंस्टीट्यूशन में गिलक्रिस्ट ने पढ़ा है उसका नाम था द ओरिएंटल सेमिनरी या फिर गिलक्रिस्ट का मदरसा। जी, एक्चुअली यही नाम था। गिलक्रिस्ट का ये मानना था कि भारत की भाषा हिंदवी थी और फारसी ने इस भाषा पे कलंक लगाया था। इसलिए उन्होंने उर्दू जबान में फारसी वर्ड्स हटाकर संस्कृत वर्ड्स ऐड करना शुरू कर दिया, और इस तरह हिंदी का जन्म हुआ। दोस्तों, ये कहानी है उर्दू और हिंदी की। अगर आप जानना चाहते हैं कि केरला के टेम्पररी मैरिजेस या फिर निकाह हलाला क्यों होते थे,
तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि बिहार में इतने IAS IPS ऑफिसर्स क्यों है, तो इस वीडियो पे चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। जय हिंद।